अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बात किसी भी मुआशरे की जब करेंगे तो सबसे पहली होगी तालीम तरबियत। तालीम के साथ तरबियत बिल्कुल मुंसलिक है, लेकिन तालीम के ऊपर जब बात आती है तो मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अंदर जब जाते हैं हम और मुख्तलिफ़ हुकूमतों की बात जब करते हैं तो हर गवर्नमेंट, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रोग्राम्स के अंदर रखी, तो हर गवर्नमेंट की एक लफ्ज़ होता है तरजीह, तालीम और सेहत। तालीम का निज़ाम देख लें तो स्कूलों के अंदर कमरे नहीं हैं, उसातिज़ा नहीं हैं। सेहत का निज़ाम देख लें तो एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ मौजूद हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर चले जाएं तो वहाँ जो किचन के कैबन्स हैं उनके अंदर भी शेल्फ्स के ऊपर भी बच्चे आपको नज़र आएंगे। आगे एक्सटेंशन नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम आज के प्रोग्राम की बात करें सिर्फ महज तालीम के ऊपर होगी। कायदे का फिर वही फ़िक्रा बोलूँगा कि बच्चे मामार हैं इस मुल्क के, लेकिन उन बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ जब खलवाड़ होता है वो कौन करते हैं। रीज़न्स तलाश करें, हम तो निकलेंगे, लेकिन इससे पहले उस रीज़न्स की तरफ बढ़ें तो सबसे आज जो मौजू हमारा होगा वो 9वीं जमात का रिज़ल्ट होगा। 43%। ये वही तालिब इल्म हैं जो रिकॉर्ड रिज़ल्ट दे रहे थे, लेकिन एकदम से रिकॉर्ड रिज़ल्ट के अंदर कमी, वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्योंकि तालबात की बात करेंगे, फ़ीमेल स्कूल्स की उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। उसके बाद हम मेल टीचर और प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ स्कूल के रिज़ल्ट 30% से कम भी है। हमारे से एक ऐसी प्रिंसिपल मौजूद हैं जो एक बहुत बड़े रेनाउंड स्कूल्स का मुकाबला किया करती थी, लेकिन वो कह रही मेरे लिए अब शर्म का बाइस है कि ये रिज़ल्ट मेरे स्कूल का कम क्यों हो गया। और एक इस बार रिकॉर्ड बच्चे रीचेकिंग के अंदर गए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर भी सवाल उठेगा। लेकिन सबसे पहले उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप काफ़ी देर से हम पढ़ा भी रहे हैं, क्या देख रही हैं कि रिज़ल्ट्स आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रिज़ल्ट आया है 43%। कुछ स्कूल्स का 30% से बिलो है, कुछ का 80% से अबव है। मतलब बैलेंस भी नहीं हो रही चीज़ें। क्या समझ रही हैं स्कूल्स के अंदर बड़ी तादाद है तालिब इल्मों की जो रीचेकिंग की तरफ भी जा रहे हैं। सिचुएशन क्या समझ रही है, इसकी वजूहात क्या है कि इतना बुरा रिज़ल्ट 9वीं जमात का आया है? मेरे माइंड में इसके कुछ जो हैं वो पहलू हैं जिनको मैं यहाँ पे उजागर करना चाहती हूँ। जिसमें पहला तो ये है कि ये बच्चे जो अब इस स्टेज पे हैं, ये मार नहीं प्यार वाले फार्मूले के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों का और वालिदैन का इतना, मैं कहती हूँ कि इस पॉलिसी ने हौसला अफजाई की है कि जिससे न सिर्फ उस्ताज़ा का डर बल्कि उनका अदब एहतराम भी बच्चों में ख़त्म कर दिया है, जो कि बेसिक स्टूडेंट्स की सक्सेस की एक रीज़न होती है। सेकेंड थिंग ये कि जो कोरोना है, इस सिचुएशन ने जो है वो बच्चों को जो है वो ना सिर्फ तालीमी मैदान में पीछे छोड़ा है बस, बल्कि उनमें ये चीज़ भी आ गई है कि वो बगैर पढ़े वो ये सब कुछ करते हुए पास हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा। तो ये जो बच्चे हैं ये भी 2 साल प्रमोट होते हुए आए हैं, तो अभी उनको मतलब ना उनकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स वैसी थी जो कि 9th के रिज़ल्ट के लिए चाहिए, जो स्पेशली जो साइंस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर उसमें ये है कि कोरोना की ही वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों ने मोबाइल तक अप्रोच कर लिया है। पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो उनकी इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कर सकें। तो वो जो मोबाइल अप्रोच है वो उनके स्टडी में तो कम, बाकी एक्टिविटीज़ में, ये टिकटॉक और अदर एक्टिविटीज़ में इनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है, तो उनके स्टडीज़ में टेंशन ही नहीं है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो मेन फैक्टर है वो वालिदैन की अदम तवज्जो है कि घर पे तो उन्होंने बच्चों को जो वक्त देना है नहीं देना। उनका पेरेंट्स के टीचर्स के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को डिस्कस करें। इवन कि यहाँ पे हम पेरेंट्स को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उनके पास आने का टाइम नहीं है। जो चंद एक पेरेंट्स आते हैं वहाँ के ये कहते हैं कि बच्ची आप इन पर सख्ती करें, और ना ये अगर मैं इसको कुछ कहूँ तो ये घर से निकलने की धमकी दे देता है, और जी मैंने इसको बहुत अच्छी एकेडमी में डाला हुआ है। उनके पास ये वजह बच्चे के रिज़ल्ट की। तो अकेला टीचर कितनी भी मेहनत कर ले वो इस चीज़ को हाई लेवल पे नहीं ला सकता। अच्छा, इसमें मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये तो वो रीज़न है जो आप स्कूल्स की हद तक बता रही हैं। हाँ, लेकिन हम एक दूसरा यहाँ बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है फैसलाबाद बोर्ड या कोई भी बोर्ड। हाँ जी। फैसलाबाद बोर्ड एक अलग इंस्टीट्यूट बन चुका है। हाँ, उससे ये जो गैप आ गया स्कूल और बोर्ड्स के दरमियान, ये बहुत बड़ा है। कौन पेपर बना रहा है, क्या उनको ये मालूम नहीं था बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, इतने अरसे में क्या उन्हें टीच किया गया है, कोई टीचर इन्वॉल्व। अच्छा, रीचेकिंग के दौरान भी इस चीज़ को शायद दिमाग से निकाल दिया गया, बच्चे क्या पढ़ के आए थे, उनका क्या पेपर था, क्या उनके विजन क्लियर हैं। मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये है कि जिस तरह से वो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं उसमें जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो बच्चों को वो लेवल नहीं है। वो हर बच्चे को एक ही एंगल पे जो है वो एनालाइज करते हैं, एक ही एंगल पे उनको एवेलुएट करते हैं। हर स्टूडेंट की वो परफॉर्मेंस नहीं होती। ना तो इस बार पेपर पैटर्न वो रहा कि हर लेवल का बच्चा उसको अटैम्प्ट कर सके, और उसके बाद उन्होंने इस थीम को हाईलाइट कर दिया कि ये कॉन्सेप्चुअल है। अब कॉन्सेप्चुअल 9th-10th के लेवल पे अगर बच्चे को हम कॉन्सेप्ट्स दे भी पाते हैं ना, तो उसमें इतनी वो एबिलिटी नहीं है कि उसे इंटरप्रेट कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकें। तो जो चेकिंग की सिचुएशन वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी कि हर सिचुएशन को उसके लेवल पे उसके जो है वो मेरिट पे रख के उसको जो है एवेलुएट किया जा सके।
बहुत शुक्रिया हमें और टीचर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनके पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो मेरे ख्याल में ये जो 43 के पीछे बचने वाले बच्चे हैं, जिसमें 57 या 56 ही लगा लें, इन बच्चों के जो साइकी के ऊपर असर पड़ना है, इसमें हम क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन 56 बच्चों में से 56% बच्चों में से कितनों को हम साइकी से पीछे ले आएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की थी, अब वो रेपिटेशन दोबारा 9वीं में जाके बैठ गए, उनके दिमागों पे जो असरात पड़ने हैं, ये कैसे मुस्तकबिल में जाके फ़ाइट करेंगे जब उनको यहीं हरवा दिया गया है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम शायद दुनिया की बाजी हार गए हैं कोई एक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। बल्कि हमारे चंद स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, हम खुद इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि उनके कोई मार्क्स कम आ सकते हैं या कुछ उनकी सप्ली का कोई मसला हो सकता है। हम खुद कह रहे हैं कि हम रीचेक करवा लेते हैं आपकी तरफ से, अगर आप पे नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, हम रीचेक कर लेते हैं। हमारे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग था कि हम उनको देखते कि ये कैसे सप्ली आ गई है। जिस तरह इन्होंने कहा, वो सारी रीज़न्स बहुत अच्छी थी, कोविड की वजह से, प्रमोट करने की वजह से। एक इनकी पॉलिसी मार नहीं प्यार, हम ना उन्हें डांट सकते हैं, ना हम उनकी अटेंडेंस पे उनको रोक सकते हैं कि आप छुट्टी करके घर क्यों बैठे हुए हैं। हम फ़ोन करते हैं उनके पेरेंट्स को, वो कहते हैं अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, सोए हुए हैं बच्चे, अभी पता चलेगा। यानी पेरेंट्स बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते कि वो, उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा आज स्कूल गया है कि नहीं गया है। हम उनको कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ भेजें, टेस्ट दें, डलवाएँ, उनके टेस्ट दे दें तो साइन नहीं करवा के लेके आते। ये बहुत सारी रीज़न्स है जिसकी वजह से 9th का रिजल्ट जो है ना। अच्छा, यहाँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इफेक्ट के साथ साथ अब तो हम ये भी इतराज़ नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे ख्याल वो भी यही खड़े हैं, बल्कि इससे भी बदतर हालात में खड़े हैं, और वो प्रिंसिपल्स परेशान हैं कि हमने स्कूल से इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट दिए हैं, अब हमारे स्कूल मुतासिर हो गए हैं, सरकारी भी मुतासिर हैं, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन इस आवाज़ को उठाए कि इन चीज़ों को हाईलाइट। मेरे ख्याल में अगर सियासतदानों की तरफ देखें, जो वज़ीर तालीम है, वज़ीर तालीम भी ऐसे लग रहे हैं कि वज़ीर तालीम कम हैं, सियासत ज़्यादा हैं, वो भी दूसरी काम में इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं। कोई हुकूमत पॉलिसी नहीं बना रही, एक पेपरों के दौरान 2-2 गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, पता नहीं चल रहा किसने करना क्या है। और हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे IAS और PS का थोड़ा सा सिलेबस था, उसको मॉडिफाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा एंड पर आके कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे 30% आएंगे, नेक्स्ट ईयर 50% आएंगे। हमने उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश की। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे लिख नहीं पाते हैं, हम उन्हें ट्रांसलेट करके कॉन्सेप्चुअल की जाती है ना, फिर ट्रांसलेट भी उनको करके बताते हैं, लेकिन वो उसको सही तरह लिख नहीं पाते, इतना उनके अंदर ये डिफेक्ट्स आ जाता है। और साइकोलॉजिकली जैसे आप कह रहे हैं कि वो बच्चे मेंटली तौर पे वाकई बहुत पीछे हो जाते हैं, उनको सेट करने के लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। और ये दूसरी अदर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ये इन गवर्नमेंट ने कर दी है, झाड़ू एक दिन एक तस्वीर कम होगी तो उस पर इंक्वायरी लग जाती है। इसके अलावा भी जो हमारी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा होगी कि हमें क्लासेस अंदर से निकल के काम करने पड़ते हैं, और हम खुद भी बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं जब हमें लगता है कि हम काम नहीं कर पाते सही तरह बच्चों को पढ़ाने। बहुत शुक्रिया। एक और टीचर मौजूद, मैं आपके पास है जवाब, मैं ज़रूर आपको वापस आऊँगा। अच्छा, आप क्या समझती इस वक्त देखें तो मैं तालबात की इसलिए बात करता हूँ कि वो ज़्यादा इन टच होती है, उनके पास चले लड़के हैं, वो थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटी क्रिकेट खेलने चले, कोई 33 नंबर लेके पास हो गए, खैर है कौन सा कुछ। लेकिन लड़कियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि उनके पास होता है कि हमारे नंबर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इन 10 दिनों में जो प्रोग्राम करने की रीज़न भी ये है, बच्चे परेशान हुई हैं कि हम क्यों नंबर कम आ गए, 10-10 नंबरों से रोते फिर हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट। एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ग्रेड सिस्टम आ गया, चले बच्चों में ये कंपटीशन वाला थोड़ा सा माहौल हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बच्चे उस पर भी परेशान हैं, हमारे नंबर कम हैं, और इतना बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर आ रहा है कि घरों के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वो उन्हें ये नहीं पता कि ये पहला बोर्ड पेपर है, इसके बाद अभी 3 और देने हैं उन्होंने, और वो खड़े कहाँ हैं। हाँ, यही एग्जांपल मैं अपनी क्लास की स्टूडेंट की देना चाहूँगी। हम दोनों सेम 9th-10th को पढ़ा रहे हैं, तो मेरी स्टूडेंट और जो इनकी क्लास के स्टूडेंट हैं उनके 505 मार्क्स हैं। लेकिन अब जब 9th का रिज़ल्ट उनका आया है, 10th का रिज़ल्ट उनका आया है, तो वो एक लड़की जो है अगर उसके 1089 है तो एक के 1064 है। इतना ज़्यादा सेम लेवल, सेम टीचर से पढ़ा, लेकिन अब जो वो जिसके नंबर कम आए हैं, अब वो इसी परेशानी में है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैम, मैंने रीचेक करवाए हैं, मेरे क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो टोटल काउंट करके 7 लगा दिए गए हैं, 2-2 नंबर अलग अलग नहीं मेंशन किए गए। और उसकी मदर भी यही कह रही हैं कि मेरी बेटी तो अभी से डिसहार्ट हो गई है कि मैं कैसे जाऊंगी आगे, मेरा कैसे कंपटीशन में आगे जो है उसमें आ सकूंगी। अभी से मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे नंबर उस मुताबिक नहीं आए हैं, तो अब मामा मैं क्या करूं। तो बस हम तो उनको थोड़ा हौसला दे रहे हैं कि शायद चेकिंग करने में कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गैप किस तरह से आ सकता है जब सेम लेवल पे सेम क्लास में जो हैं स्टूडेंट्स पढ़े और पहले अच्छे नंबर बराबर के आए और अब उनका इतना ज़्यादा गैप हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें मोटिवेट तो करें कि ये आपका फ़र्स्ट स्टेप है, आगे आपने और काफ़ी इम्तहानात देने हैं, तो आप यहीं दिल ना छोड़ें, कोई बात नहीं, आप और मेहनत करें, इसी तरह दिल लगा के करें, बस अपनी हिम्मत को ना हारें।
रीज़न्स जो हैं वो भी सही से समझ नहीं आ रही कि चेकिंग किसने की है और पेपर्स जो है मार्किंग का सिस्टम क्या है। अगर बच्चे रीचेक कराने जा रहे हैं तो वहाँ पर यही वो इशू के बताते हैं कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू बुक हैं, लेकिन उनके नंबर अगर 2 आने थे तो 1 दिया हुआ है, अगर वहाँ पर 4 नंबर लगने थे तो वहाँ 2 दिए हुए हैं, और हमें रीज़न भी नहीं मेंशन की हुई कि ये कमी क्यों है। तो अगर दूसरे बच्चे के साथ पेपर कंपेयर करें, उसी को जो है फुल नंबर सेम कॉन्सेप्ट्स पे दिए गए हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं और हम खुद भी नहीं जज कर पा रहे कि इस दफ़ा इशू क्या है। इशू क्या, आप मुख्तसर अपना जवाब देने के मैडम के पास फिर मैं तफसीली बात करनी है। जी, मुझसे मैं यही मैम का ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती थी, उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रिजल्ट की जो बेसिक एक रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट टीचर्स को अदर एक्टिविटीज़ में, अदर असाइनमेंट्स में इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि अगर हम एक लेसन में हमने डेंगू भी पढ़ाना है, एक लेसन में हमने तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ाना है, उसी लेसन में हमने जो है वो अपना साइंस या इंग्लिश का सब्जेक्ट भी पढ़ाना है, उसी में हमने उनकी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, अदर इशूज़ भी डिस्कस करने हैं। तो ये बच्चों की स्टडीज़ पे इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट आता है कि वो प्रॉपरली अटेंशन दे ही नहीं पाते एक सब्जेक्ट को। मैडम हमारे साथ मौजूद, मैं तो ज़रा तफसीली इनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपने बहुत सारे नुक्ते आपके पास मौजूद हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर ले लिए गए, लेकिन मैं वो पंजाबी में कहते हैं, पुरानी कहावतें हुआ करती, गिट्ठे नाप के पेपरों के नंबर दिए गए हैं। जिसने ज़्यादा लिख दिया है उसके सफ़ों को ज़्यादा नंबर आ गए, जिसने कम लिख दिया है, जिसकी राइटिंग गंदी लगी है, उसके नंबर काट लिए गए हैं। बिल्कुल बेटे सही हुआ है। बल्कि नोटिस में ये बात आई है कि फैसलाबाद बोर्ड में जो पेपर जिन लोगों ने मार्क किए हैं उनमें प्राइवेट लोग भी थे। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जब पेपर चेक करते हैं तो उनको पता होता है अगर हमने कोई गलती की हम पे पीडा लगेगा, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, हमारी रुसवाई होगी, साथियों को हम क्या जवाब देंगे। प्राइवेट लोगों से आप चेक करवाएं, ना कोई परवाह नहीं होती। हमने एक जो है वो कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, दूसरे में चले गए। तो ये मेन रीज़न है मार्किंग सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए। जो लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को वो ही उस सब्जेक्ट का पेपर चेक करें। मैं हेड एग्जामिनर भी रही हूँ, तो एक दफ़ा जो था मेरे पास एक ऐसा पेपर आया, बच्चे के सवाल बिल्कुल ठीक थे लेकिन उसको कम नंबर दिए गए थे। मैंने सब एग्जामिनर को बुलाया, अब हमने 15% नंबर पेपर चेक करने होते हैं, उनमें वो पेपर मेरे पास आ गया। मैंने कहा जी क्या बात है मैडम जी, ये जल्दी पेपर मांगे गए हैं और हमने जो मैथ के हैं हमें पता नहीं चला। मैंने तब जो है उस वक़्त जो था वो मैंने थोड़ी सी क्लास ली, जो मार्किंग करवा रहे थे कैसा क्यों हुआ, मैडम जी पेपर जल्दी देने तुझे देख लो। फिर मैंने सारे पेपर चेक किए। हर हेड एग्जामिनर उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये ऐसी कुताहियाँ हैं जो कि सत्यानाश कर रही हैं। दूसरी बात, पेपर सेटर वो होना चाहिए जो पढ़ाता हो, जिसको पता हो कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाया है। नॉर्मल टीचर सरकारी स्कूल में वो मौजूद हैं, सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, उनको लें। फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि वो मेरी सहेली है, वो मेरा फलां का है बेटा, वो फलां। ये सिस्टम जब तक हमारे पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। पेपर सेटर को पता होना चाहिए कि हमारे पास डल, इडियट, इम्बिसाइल, मोरॉन्स, बॉर्डर लाइन हर तरह के स्टूडेंट हैं। हमें हर लेवल पे इन बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए हमने पेपर सेट करना है। जब तक हमारा ये सिस्टम जो है अच्छा नहीं होगा, बोर्ड को पहले जो है ये सारा जो है वो होना चाहिए। और सबसे बड़े ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आया, दूसरे बोर्ड्स में पेपर जाते हैं, दूसरे बोर्ड्स में जो है वो जब पेपर आए तो एक कोऑर्डिनेटर उस पेपर को, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको दोबारा चेक करे, ताकि पता चल जाए कि बच्चों के साथ इंसाफ हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये मेरे ख्याल में मैडम मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि उससे नंबर कम आए, ये उसके मुस्तकबिल का फैसला। आप देखिए हम नवी में उसको साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं, वो सारी उम्र के लिए अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, मेरे पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है पेपर देने की। जी बिल्कुल। और ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आगे ये वैसे ही करेंगे। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम इनके साथ ऐसा करें। तो हमें अच्छे टीचर पेपर चेक करने के लिए, अच्छे टीचर पेपर जो हैं वो सेट करने के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से ना हो। हमारे यहाँ पे कोशिश होती है प्राइवेट सेक्टर में जी पेपर चेक करवाएं, वहाँ पे जी फलान, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं वहाँ पे करवाएं। नहीं मैडम जी उथे एसी मौजूद है। जब वहाँ पे जाके देखा तो एसी काम नहीं कर रहे। दूसरा जो मैंने सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा, प्रैक्टिकल में देखा। मैं जो ड्यूटी करती हूँ वो मैं ये नहीं देखती मैं किस स्केल की हूँ, मैं क्या हूँ। मैं अपने बच्चों को चेक करने के लिए, मेरी अभी कारखाना बाज़ार में मैंने कॉलेज में मैंने ड्यूटी की, प्रैक्टिकल लिया, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर आ गई, आके मुझे कहती है तेरी ड्यूटी करने लाई। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी आपका नाम उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी क्या बात है, वो बच्ची उससे पूछ रही थी।
मैंने कहा जी मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपको ये जवाब दूं कि आप डायरेक्टर हैं, आप में इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को बताएं कि अपनी जाके ड्यूटी दें। और दूसरी बात, पैसा जो है वो अल्लाह की देन है, वो कमी नहीं होती किसी के पास। उनका भी जो है वो ग्रेड वो ही, मेरा भी ग्रेड वो ही। मैं इसलिए प्रैक्टिकल लेती हूँ, एक तो थोड़ी सी इन्वायरमेंट मेरी चेंज हो जाती है, एक दूसरा जो प्रैक्टिकल में ये जो प्रैक्टिकल वाले लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मैं ये सिस्टम ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ कि खाना हम घरों में जाके खा सकते हैं, अपना साथ लेके आ सकते हैं। तीसरी बात, मैं अपने बच्चों का मेंटल लेवल चेक करने के लिए, क्या मेरे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए गए या नहीं। प्राइवेट कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं करवाए हुए। तो ये जो है ना, हम अफसरी दिखाते हैं। अगर हम अफसर इन बच्चों के खादम बन जाएं, इस कौम के खादम बन जाएं, तो हम बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बेहतरीन फ्यूचर पाकिस्तान को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीचर्स मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में सारी इशू सामने रखे। मेरे ख्याल में ये इनकी बात अगर मैं पूरा कराक्स निकालूँ यही है कि मुस्तकबिल बच्चों का दाव पे लगाने के बजाय, और ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो ये तालिबात, ये लड़कियां जब हम कहते हैं जी जॉब करने नहीं बाहर आती, हमने उन्हें साइकोलॉजिकली इतना हिट कर दिया कि वो पहले फेज़ के ऊपर वो बच्चियां बिल्कुल एक जमूद का शिकार हो जाएंगी कि शायद हमारे अंदर कैपेसिटी या हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। एक तो यहाँ शुरू होने वाली एक स्टोरी बड़ी लंबी चलेगी, दूसरा ये इंसाफ की कहानी यहाँ रुकनी चाहिए, बल्कि इनके साथ होने वाले जुल्म के ऊपर हमें फैसला बोर्ड को खुद एक्शन में लेना चाहिए। हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ वो हक़ नहीं उन्हें मिल सका जो उनका सही राइट था, लेकिन फिर भी इस पर आवाज़ उठाएंगे, हमारा हक़ है। हमें बच्चों की शिकायत वसूल हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर दोबारा हाजिर होंगे। कुछ और लोग होंगे जो माहिर हैं, तज्जिया इसके मुतल्लिक लोग हैं, उनको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सरकारी सेक्टर में सबसे पहले हमने तालबात का जब जिक्र किया तो फ़ीमेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद थी कि उन स्कूल्स के अंदर इशू चल क्या रहा है और क्या क्राइटेरिया। लेकिन अब दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जाते हैं जहाँ मेल फीमेल दोनों की कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन हमारे साथ मारूफ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो हैं मौजूद हैं। इनसे आगाज़ करेंगे कि इस वक्त ये कोई नहीं कह रहा कि प्राइवेट का रिज़ल्ट अच्छा आ गया, सरकारी का अच्छा आ गया। इस वक्त सारे वो कहते हैं महमूद व याद को एक सफ़ के अंदर खड़े हैं और सब देख रहे हैं कि फैसला बोर्ड ने क्या हाथ कर दिया हमारे साथ। आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आपको? अब मैं सबसे पहला सवाल तो बड़ा जनरल करूँगा, कैसा लगा नवीं का रिज़ल्ट? जो एक्सपेक्टेड हमारी रूटीन थी वैसा तो नहीं है। 9th में स्टूडेंट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जैसे कि करना चाहिए था। उसकी वन ऑफ द रीज़न, जैसा कि आप बखूबी इस चीज़ से वाक़फ़ हैं, कि कोरोना की वजह से जो हमारी एजुकेशन में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, उसकी वजह से बच्चे जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सके। जब हम इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं तो वजूहात में मेजर रीज़न तो यही है कि बेशक प्राइवेट सेक्टर ने ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की है, लेकिन एजुकेशन जो ऑनलाइन है वो फ़ेस टू फेस जो एजुकेशन होती है विद इन दी क्लासरूम, उसका नेमन बदल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं हमारे जब फ़िज़िकल एजुकेशन से डिस्कनेक्ट हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया, तो बच्चों का जो टेक टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बच्चे जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन में फ़िज़िकली काम करने के आदी थे, वो उनकी वो जो थी वो हैबिट्स वो ख़त्म हो गई। सेकंड रीज़न बहुत बड़ी ये थी कि हमारा 2021 में जब हम देखते हैं तो 9th के जो पेपर लिए गए वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो था, इनका शॉर्ट सिलेबस जो था उसमें लिए गए। अब बच्चों की ये भी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई हुई थी कि शायद इस दफ़ा भी ऐसा ही हो, तो उन्होंने अपनी तैयारी और मेहनत का मेयार वो नहीं रखा जो कि एक नेचुरल रिक्वायरमेंट थी। और तीसरी जो सिचुएशन ये है वो ये है कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने 7th क्लास में कोरोना को फेस किया और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्रमोट हुए, क्लास 8 में चले गए, स्किल वो नहीं लर्न कर सके जो कि प्री रिक्विजिट स्किल जिन्हें कहा जाता है कि जो कि क्लास 7 में आनी चाहिए थी, तो वो क्लास 8 में नई स्किल्स को सीख पाते हैं। यानी एक रीज़न ये है कि अगर उन 100% बच्चों को आगे प्रमोट ना होते, उनमें से 70% हो जाते, फिर उन 70 के लिया जाता, तो शायद ये रिजल्ट 60-70 होता। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं यहाँ रख दूँ आपके सामने कि क्या ये भी रीज़न है कि पहली बार कॉन्सेप्चुअल पेपर आया
चेकिंग हमें कॉन्सेप्चुअल नज़र नहीं आ रही। शायद चेकिंग उसी मार्किंग के ऊपर कर ली गई जो पुराना सिस्टम था बच्चों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि जैसे देखें एक नया सेटअप आए तो उसे एक मॉडल कहीं पहले लगाया जाता है, लेकिन ये एकदम से पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया तमाम हर चीज़ के ऊपर। शायद इसका एक मॉडल पहले बना लेते, एक जहाँ टेस्ट कर लेते, फिर इम्पोज करते, ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पूरा कर दिया गया। चेकिंग के ऊपर सवाल बहुत बड़ी तादाद में उठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का और ओ लेवल एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करें तो हमारा जो सिस्टम है, जिसमें असेसमेंट सिस्टम स्पेशली मैं कहूँगा कि वहाँ पे बच्चे को एक आप कह लें कि बैरियर उन्होंने रखा हुआ है कि जी अगर 90% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है, 80% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है, 70% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है। ओ लेवल सिस्टम जो कि कैमरे सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें बल्कि क्या होता है कि जिस ईयर में बच्चों को एक डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है उसमें उनका थ्रेशोल्ड ड्रॉप हो जाता है। Exactly. यानी अगर उनका नॉर्मल पेपर इजी आए और थ्रेशोल्ड उनका 80% होगा और 80% से ऊपर वाला जो है वो ए ग्रेड या ए स्टार ग्रेड लेगा, जब थ्रेशोल्ड ड्रॉप होता है पेपर डिफ़िकल्ट होने की वजह से या बच्चे ड्यू टू एनी रीज़न वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनका वही एक ग्रेड का जो क्राइटेरिया वो 80% से 70% पे आ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए था, स्पेशली जब इस साल बोर्ड के पेपर लिए गए हैं तो बोर्ड को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल कोरोना की वजह से वो जो है वो अफेक्ट हुए हैं। हमें पेपर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहिए था और मार्किंग के हवाले से इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था कि बच्चों ने जितनी भी एफर्ट की है उसको उसके हिसाब से अप्रिशिएट किया जाता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद। मैं आपसे भी क्वेश्चन दोबारा कर लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे रीज़न्स पूछ लेता हूँ सबसे पहले। क्या आप इस रिज़ल्ट को कैसे देख रहे हैं नवी जमात? जी सुफियान, शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपने बहुत अहम मैटर की तरफ तवज्जो दिलवाई है। मेरा ज़रा ख्याल आपसे थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल आप अपोज कर सकते हैं। इसको मैं शुरुआत ऐसे करूँ, द फॉल डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। गवर्नमेंट ने सिलेबस को इम्प्रूव किया है, नया करिकुलम दिया है, लेकिन हमारा स्कूल से मुराद है एजुकेशन सेक्टर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मैं उससे मुतमईन हूँ, जो मेरा तवक्को थी उससे बेहतर आया। तो हमारा स्कूल और जो हमारा टीचर है उस तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। हम लोग पहले गवर्नमेंट्स को कहते थे कि जी एजुकेशन का मेयार बेहतर करें, यहाँ कंसेप्चुअल स्टडी लेके आएँ। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है हम अपना काम करें। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप स्कूल में जाइए, वहाँ पे एक सर्वे कर लें। हमारा टीचर जो है, हमारे से मुराद है जो स्कूल्स के टीचर हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी और सब स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स के भी, वो उन क्वेश्चंस को कि एक वर्ड है एनालिसिस करना है। फ़र्ज़ करें एनालिसिस मींस कि उस चीज़ को आपने पार्ट्स में देखना है, सिंथेसिस करना है, उसको होल में देखना है। तो आप बच्चे उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप उसके ऊपर भी ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो बच्चा हमारा तैयार नहीं किया गया कि क्वेश्चंस को उसने कैसे लेना है। दूसरा जो है, मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ कि सारा जो है पेपर कॉन्सेप्चुअल है। पेपर कॉन्सेप्चुअल सारा नहीं था। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हमें आदत पड़ी हुई है गवर्नमेंट को, इदारों को ब्लेम करने की। वो पहले 5 से 10% लेके आए, अगले साल ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे। बल्कि मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ग्रेजुअली इसको एकदम नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ रखूँ, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, शायद आपको एक चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होंगी। इस स्कूल में जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ 7वीं 8वीं की किताबें ताहाल अभी तक नहीं आई। स्कूल शुरू हुए को 3 माह हो गए हैं। तो कैसे आप लेके आएंगे रिजल्ट्स, कैसे लेके आएंगे कॉन्सेप्चुअल थिंक, कैसे लेके आएंगे जब आपने बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं दी, बेसिक सहूलियात नहीं दी? तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन कम्पीट दैट? सुफियान भाई, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कमिटेड पर्सन। इट्स योर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब नेट का दौर है, हर तरफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। आप ये देखिए, थड़े पे भी जाके देखें, बच्चे छोटे छोटे हैं, मोबाइल्स के साथ खेल रहे हैं। इट्स योर इंटेंशन। अगर आपका इरादा मजबूत है और आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहता उसके पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आप कहें कि गवर्नमेंट का कहीं फॉल्ट है, वो ये हो सकता है कि जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन था वो नहीं अच्छा था। उसमें शदीद गर्मी थी, लाइट ऑफ हो रही थी, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये हम कह सकते हैं, इस किस्म की इश्यूज़ हैं। क्या आप ये समझते हैं बोर्ड और तालीमी इदारों के दरमियान गैप नहीं है?
मुझे तो बहुत बड़ा गैप नज़र आया, क्योंकि जो पढ़ाया गया उससे हट के कुछ बहुत सारी चीज़ें, ये तो ऑन रिकॉर्ड शिकायत आ गई थी स्कूल में। बच्चे, आप लोगों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पेपर देंगे, बिजली नहीं थी, कहीं बारिशें आई तो डूब के बच्चे जा रहे, तैर के भी जाते नजर आए। बहुत सारे ग्राउंड डिफ़िकल्टीज़ भी तो फेस करनी पड़ती हैं। देखें आप, वो मैंने आपसे कहा है कि आप इसके छोटे मोटे एक्सक्यूज़ निकालना चाहें तो निकालें। इस वक्त मैं मीडिया से भी ज़ोर दूंगा, मैं मिनिस्टर्स को भी, एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी कहूँगा कि वो फोकस करें टीचर्स ट्रेनिंग। हमारा टीचर ट्रेंड नहीं है, जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। मैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से कहता हूँ, प्लीज़ अगर आपके पास ट्रेनर्स नहीं हैं तो आप प्राइवेट, हम वॉलंटरली तैयार हैं, आपके टीचर्स को ट्रेन भी करेंगे, उसका फीडबैक भी लेंगे, उनकी स्किल बिल्डिंग करेंगे हम प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, ना कि आपकी जो रवायती ट्रेनिंग्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके टीचर्स की स्कैफोल्डिंग कर सकें और आपके टीचर्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर हैं वो इल्यूजन ऑफ कम्पिटेंसी का शिकार हैं, वो समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है। वो ऐसे ही है ना, जैसे एक बच्चा है, वो एनालिसिस का क्वेश्चन आया कि जी फ़लाँ चीज़ का सेल का एनालिसिस करें, वो उसके ऊपर ऐसे लिख के आ जाता है, तो वो समझ रहा है बच्चा मैंने बहुत कुछ लिख कर आया हूँ, मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन इनफैक्ट उसने जो रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन की बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक पेपर नहीं अटैम्प्ट किया। तो मैं इसका जो क्रक्स है वो स्कूलों को और टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल इसका करें, रिस्पॉन्सिबल कराते। बहुत शुक्रिया। आपका एक मौक़िफ़ और था, इनका और था, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ ये करूँगा कि सवाल उसी पे होता है जो सामने वर्दी पहन के बैठा हो, यानी कि जो हमारे सामने हो, तो सामने जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, उंगली उनके ऊपर उठेगी। जो बादशाह होते हैं, बादशाह सलामत से सवाल तो किया जाता होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में हम तो फिर से कहेंगे 10,000 कमरे भी शॉर्ट हैं, टीचर्स की भर्तियाँ हो रही हैं, बजट मौजूद नहीं है, तो तनख्वाहें कहाँ से देनी। एक नया मसला है कि वो 30,000 बाद में एहतजाज करेंगे। बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको मेरे ख्याल में पहले रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि रोटी पहले लगा दें और बाद में खाने वाले ढूंढ के लाएं। तो इन चीज़ों को पहले रिजॉल्व कर लें। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के सबसे बड़े स्कूल MC हाई स्कूल फैसलाबाद के अंदर पहुंचे। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं और इनका भी रिज़ल्ट इनके पूछते हैं कि कैसा रहा है। राव साहब मौजूद हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा रिज़ल्ट रहा 9वीं का आपका? क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत सारी पोजीशंस बोर्ड के अंदर आप लोग ले चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन का सेहरा भी कई साल तक आप अक्सर और बेशतर आपके स्टूडेंट्स जो हमें लेते हैं। इस साल आप रिज़ल्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, अपने स्कूल का कैसे देखते हैं, ओवरऑल पंजाब पे क्या कहेंगे? देखिए जी, जो रिज़ल्ट आया तो ये काफ़ी मायूस कुन था। अच्छा, पहले तो हम इसलिए परेशान थे कि शायद हमारे अपने स्कूल का है, लेकिन जब हमने देखा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी उसी लेवल पे है और फिर जब मज़ीद देखा गया तो वो चिन्योड़ का भी उसी तरह से था, झंग का भी उसी तरह से था, कोई 1-8% का फ़र्क है, और टोबा का भी उसी तरह से था। फिर हमें थोड़ी सी परेशानी और इस अंदाज से कम हुई कि जब हमने लाहौर का देखा तो वो भी इसी तरह का था। लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, मुल्तान हो, पिंडी हो, ये हमारे जितने भी बोर्ड्स थे तमाम का रिज़ल्ट जो है 19-20 के फ़र्क से एक जैसा था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट ज़रूर है, और ये फ़ॉल्ट कोई एक जैसा है, कॉमन है। एक तो ये था कि ये जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो दिया है और जो अपीयर हुए हैं, ये बच्चे वो थे जिन्होंने 7 में भी इन्होंने बगैर एग्ज़ाम के जो है ये प्रमोट हुए, फिर ये 8 में भी प्रमोट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनको फेल पास नहीं किया। जो बच्चे जिस तरह से भी आए हमने इनको अकोमोडेट किया, और हम ये चाह रहे थे कि शायद ये बच्चे जो हैं ये कोई अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे, लेकिन ये नहीं दे पाए। और उसके बाद और बहुत सारी मजबूरियाँ थी हमारी। उसमें ये है कि क्योंकि हम सरकारी लोग हैं तो हमने जो ऊपर से अहकामात आते हैं हमने उसको फॉलो भी करना होता है। बात ये नहीं है कि हमारे जो टीचर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद अगर ऐसा रिज़ल्ट आया तो ये हमें सोचने की पे मजबूर कर दिया ये ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि आपने देखा कि हमारे पास सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्टाफ की शॉर्टेज है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे शॉर्टेज नहीं है। मैं जिस अदारे में खड़ा हूँ, आप खड़े हैं जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे मेरे पास अब इस वक्त 25 लोग नहीं हैं। अच्छा, 3,000 की जो बात हुई है, 30,000 की जो बात हुई है, वो उसे कहाँ देखते हैं? परवेज़ ने बड़ी बुलंदबाना एक नारा मारा, मुराद सईद ने भी ट्वीट कर दिया, 30 साल टीचर आ रहे हैं, 30,000 टीचर आ रहे हैं, हर तरफ रेल फेर हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि टीचर ही टीचर हो जाएंगे, अब स्कूल्स में कमी पूरी हो जाएगी। देखिए, जब तक तो हम उसकी बात को इस एंगल से देखते हैं ना कि जिस तरह से उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है, उसने टीचर कम्युनिटी को बहुत अप्लाई किया और उनको जो है ना पे पैकेज दिया, फिर उन्होंने इन्हांस किए हैं, सैलरी इन्हांस की है, ग्रेड अच्छे किए थे, ये इस हद तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब मौजूदा सिनेरियो हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो बजट नहीं है। अगर बजट होता तो मेरा ख्याल है कि ये एजुकेटर
इंस्पेक्टर भर्ती करते, क्योंकि ये मेन हमारा जो इशू है वो है टीचर्स की भर्ती। फिर दूसरा ये इशू है कि हमारे जो असातिज़ा थे वो पिछले नवंबर से अभी तक स्टिल वो वोटर की वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। 50% से ज़्यादा अमला जो है वो हमारा जो डोर टू डोर जाता है, और आपको पता है कि टीचर जो है वो जब डोर टू डोर जाता है, अब मैं समझता हूँ वो कि ये हमारा यानी कि कौमी फरीज़ा है, हमें करना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट जो है उसका एफिशिएंसी पे पड़ता है या नहीं पड़ता। इतनी बेरोजगार कौम बैठी है, उनमें से भर्ती कर अच्छा, लें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मिस मैनेजमेंट है ना जी, कि एक आप अच्छे खासे टीचर को, पढ़े लिखे टीचर को, अच्छे ग्रेड वाले टीचर को डोर टू डोर भेज रहे हैं, तो आप इसको कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं हमारे पास, एमफिल के स्टूडेंट हैं, मास्टर डिग्री के जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ के बच्चों को हायर कर लें और ये काम वो भी कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी भी शायद ज़रूरत ना पड़े, अगर इसको यानी अगर मैनेज किया जाए तो शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। उसकी वजह यह है कि हर यूनियन काउंसिल में एक सेक्रेटरी मौजूद है, उसको सारा पता है कि कौन बच्चा पैदा हुआ है और किसकी डेथ हुई है, और ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। लेकिन ये क्योंकि हमारे टीचर जाते हैं और ये पूरा साल हो गया तकरीबन, ये 8, 9 और 10वां महीना है, और हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं डोर टू डोर, और ये वेरिफिकेशन अभी तक जो है वो जारी है। और फिर हमारे ऊपर एक तलवार लटकी होती है कि अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपको जो है ना वो पीडा एक्ट जो है, पीडा जो है वो बिल्कुल तैयार रखा होता है, और स्पेशली एजुकेशन वाले बंदों के लिए हर मामले में पीडा एक्ट है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि जब टीचर यहाँ से पढ़ा के जब वो वेरिफिकेशन के लिए घर में जाता है तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो जॉब में, एक वो जो बिज़नेस में। और जो जॉब वाले लोग हैं वो 5 से 10% लोग होंगे, 80 से 90% लोग जो हैं वो बिज़नेस क्लास है। बिज़नेस क्लास जो है जब घर से निकलती है वो तकरीबन 12-1 बजे निकलती है। अच्छा, जब हमारा टीचर जो होता है तो वहाँ पे मेल अवेलेबल नहीं होते, और फिर जब अवेलेबल नहीं होते फिर उसे अपनी क्लास छोड़ के मॉर्निंग में जाना पड़ता है। ये साथसा की रासो आप तो कह रहे हैं जाए, मैं तो कहता हूँ ये उसकी शान के भी बराबर नहीं है कि आप दरवाज़ों में भेज रहे हैं जाके। मैं कह रहा हूँ कि हमारे इतना एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो बेल होती है तो अंदर से कोई ना कोई बंदा जो है वो ये समझता कि शायद ये कोई भीख मांगने वाला है, या ये कि ये आप क्यों आ रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कि क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं और वो देख के पहचान लेते हैं ये बंदा हमारा वाकिफ नहीं है, तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। और फिर ऊपर से जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें स्ट्रेस देता है कि आपने ये काम हर हाल में करना। अब मुझे ये बताइए इन हालात में टीचर जो है वो क्लास में आके क्या पढ़ाएगा। वो क्लास के अंदर भी अपना रजिस्टर लेके जो है वो बैठा होता है, उसको उसने मेंटेन करना होता है, उसने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्म के अंदर जो है वो दर्ज करनी होती है। अब ये बताइए इन हालात में वो क्या करेगा। फिर उसके बाद ये है कि पिछले साल आपको पता है कि हम पौने 2 साल तक हमारे स्कूल ऑफ रहे हैं, और कभी जो है वो 50% बच्चे एक दिन आ रहे हैं और 50% जो है वो दूसरे दिन आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हमने ये किया कि क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके पास ये काबू में आने वाला सिस्टम नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे टीचर जो है वो कहते खुद आके आप अपनी किट ले जाएं। हमारे टीचर वहाँ से भिजाते थे और किटें जो है वो गिन के लेके आते थे, और वो जितनी किट्स थी उनको आके जो है उन्होंने चेक करना। फिर उसके बाद बच्चों को ना लाइनों में खड़ा करके फिर हम उनके जो टेस्ट कर रहे हैं, फिर उनका डाटा जो है वो ले रहे हैं, उनका नाम है, वल्दियत है, डेट ऑफ बर्थ है, बे फॉर्म के नंबर है, वो दर्ज करते थे। फिर उसको वेरीफाई करते थे, फिर हम उसको डैशबोर्ड पे अपलोड भी हम भी करते थे। फिर बदकिस्मती से ये था कि जब हमने उसको अपलोड कर दिया फिर उसको डाटा को ले जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में उसको वेरीफाई भी कराते थे। तो इस तरह से ये हमारे 5-6 लोग जो है ना ये एंगेज होते थे, और फिर जिन लोगों का टेस्ट करना होता था वो बच्चे भी ज़ाहिर है क्लास छोड़ के बाहर आ गए थे। अब ये इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, जो कि हमें मानना पड़ेंगे कि इन बच्चों को एक तो ये कि कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ, और दूसरा ये कि हमने जब हमारा टीचर जब क्लास से निकल गया और जब क्लास से उसको निकाल दिया गया तो उसका टीचर का तो कोई कसूर नहीं है ना। टीचर जो है वो तो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं मैक्सिमम जो है वो इनको पढ़ा सकूँ। फिर दूसरा ये है कि अब आप ज़रा देखेंगे जब पेपर हो गए बच्चों के, अब आप मार्किंग में देखें, मार्किंग में बच्चे जो है ना वो इतने परेशान हैं जिसकी हद को नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सिंगल डिजिट में नंबर हैं और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने रीचेकिंग करवाई है, उनमें ये हुआ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के नंबर लगे हैं, और जब उन्होंने कॉपी चेक की है तो कॉपी पूरी को क्रॉस किया हुआ है। जब एक एग्जामिनर ने 30 पेपर चेक करने हो और जब वो 200 पेपर चेक करेगा तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी वैल्यूएशन जो है वो क्या करेगी, और इसका कोई हल नहीं है। जब उसने क्रॉस कर दिया कोई हल नहीं है, अदलिया इसको जो है वो किसी तरह से ले नहीं रही, हालांकि इसके ऊपर 100 मोटर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो है वो नफ्सियाती मरीज़ हो गए, वालिदैन जो है वो परेशान है, वालदा परेशान है, वालिद परेशान है, लेकिन कोई बंदा पूछने वाला नहीं। वो कहते हैं रीचेक करवाएं। जब रीचेक के लिए जाता बच्चा वो देखता मैंने पेपर तो ठीक सॉल्व किया है, लेकिन इसका वो हल नहीं है, क्योंकि वो एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि आप इसको री एवेल्यूएट नहीं कर सकते, आप इसकी टोटलिंग कर सकते हैं, और अगर टोटल में कोई फ़र्क है तो वो निकल आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने उसको क्रॉस कर दिया, जब उसने 30 पेपर चेक करने थे तो वो पढ़ के करेगा, और जब उसने 200 पेपर चेक करना वो पढ़ के नहीं करेगा। बोर्ड की अपनी मजबूरियाँ हैं कि हमें जो है वो इन टाइम जो है वो रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन
जो बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका कौन अजाला करेगा? कौन अजाला करेगा? राव साहब हमारे साथ मौजूद है, जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूंगा। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर अशरफ हमारे सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर हैं और एजुकेशन को भी बहुत ग्रिप है इनकी। बहुत ब्रीफली राव साहब ने एक पिक्चर पेश की है। बिलाशुबा हमने ये बहुत बार सवाल किया कि एक सियासतदान है, वो एक वादा करता है कौम से, उस पर वफा नहीं करता तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक टीचर है, को बच्चा फेल हो जाए, पीडैक लग गया, अगर एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोई मरीज़ मर गया तो ये डॉक्टर की नाअहली से मर गया, डॉक्टर की गफलत से मर गया, उस पर भी एक्शन होता है। क्या समझ क्या रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को खड़ा कहाँ कर दिया गया है, जहाँ बच्चों को एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर धकेल दिया गया है? क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनको कौन निकाल बाहर करेगा? बोर्ड ने क्या किरदार अदा किया, उस पर कोई क्वेश्चन कर सकेगा, कोई पूछ सकता है? बिलाल, जो सूरत हाल इस वक्त जमात नहम के नताइज के बाद सामने आ रही है उसमें यकीनी तौर पर सारे टीचर और एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत परेशान है कि इतना बुरा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसमें सबसे जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो कोविड के पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि 2 साल ये बच्चे 7th 8th में बगैर एग्ज़ाम के आगे आ गए। और उसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मार नहीं प्यार की पॉलिसी, सबको पास करने की पॉलिसी, और उसके अलावा बच्चे को आप कुछ कह नहीं सकते, बच्चा एब्सेंट भी सारा साल रहे तो उसका दाखिला नहीं रोक सकते। बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ जो कि असातिज़ा पर आयद की गई हैं, उसकी वजह से भी रिज़ल्ट जो है वो ग्रेजुअली पिछले कई सालों से वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्योंकि 8वीं तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते। बच्चे वो हैं जिनको शायद 7th में 6th में वो उसका कंटेंट ही नहीं पढ़ पा रहे थे और उनको 7th में 8th में आगे 9th में बिठा दिया गया। 9th पहला एग्ज़ाम है जो बोर्ड का है और उसमें वो बच्चा भी आ गया जो 8वीं तक पास नहीं हो सकता था। उसको सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, उसको पता है मुझे हर साल पास किए जाना है, गवर्नमेंट ने, मैं दाखिला ले लिया, इसका मतलब है कि मैं अगली क्लासेस में होता जाऊंगा, मुझे की उम्मीद होगी। लेकिन 9th में पहली बार ऐसा होता है कि वो बच्चे आगे बोर्ड में, इससे पहले होता था कि 5th में और 8th में बच्चे पैक के एग्ज़ाम से गुजरते थे, लेकिन पिछले 3 साल से वो एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया। कोविड आ गया, सोने पे सुहागा उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ना चाहते थे, वो 8वीं। अच्छा जहांगीर, एक चीज़ ऐड कर लें, एक अच्छी चीज़ आई कॉन्सेप्चुअल पेपर और ग्रेडिंग सिस्टम, दोनों चीज़ें अच्छी थी, बच्चों को स्ट्रेस से निकालना था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो तो मेरे ख्याल में डबल स्ट्रेस दे दिए। अच्छा, स्ट्रेस से निकालना तो इस तरह से ना कि बच्चों की तैयारी उस हवाले से की होती और बच्चों को पहले से एग्ज़ाम से गुजारने का एक मॉडल होता है, मॉड्यूल पड़ा होता है। अब बच्चे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें हर साल पास कर दिया जाएगा। उन्हें ये पता है कि मुझे कोई टीचर डांट डपट नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, और मैं जो करूँगा वो मेरी मर्ज़ी है और आगे मैं इसी तरह बढ़ता जाऊँगा। क्योंकि पहली से 8वीं तक उसे फ़ेल का बताया ही नहीं गया कि जनाब आपने अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा पेपर नहीं दिया तो आप फेल हो जाओगे, उसी में आपको साल दोबारा लगाना पड़ेगा। अब 9th में पहली बार आके ऐसा कर दिया कि आपने 20% ऐड कर दिया उसमें, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, इस तरह से कि बच्चे जो हैं उसको कंसेप्चुअल स्टडी हो। लेकिन हमारे यहाँ रट्टा लगवाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं क्लासरूम में कि ये सफ़ा नंबर 1 से लेकर जनाब 40 तक आपने पढ़ा दिया है और इसको आपने इसी में से पेपर आना है। और मैं तो कहता हूँ कि माई स्कूल मजमून हर बच्चा वही लिखता है जो उसे किताब में पढ़ा दिया गया, चाहे उसने ज़मीन पर बैठकर भी पढ़ा है ना, वो वहाँ लिखेगा कि देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। हालांकि बच्चों को बताया नहीं जाता कि आपने कंसेप्ट होना चाहिए माई स्कूल का, कि अपनी रियलिटी लिखें, आप किस स्कूल में बैठ के पढ़ें। तो यही हाल कंसेप्चुअल पेपर का है कि बच्चों ने जो था वही एज इट इज़ लिखने की कोशिश की और फेल हो गए। इसके अंदर ये ले लें अगर कि रियलिटी बेस ले लें तो क्या जो अब रिजल्ट्स आ गए हैं इसके तदारक के लिए आगे फ्यूचर के लिए कोई कोशिश करता दिखाई दे रहा है कि बच्चों को बस स्ट्रेस आएगा, उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, बच्चे तैयार कैसे कर पाएंगे, कैसे लोग इधर को आएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं पूरे प्रोग्राम में हर सेक्टर में हर ब्रेक में पूछा है, बोर्ड और स्कूल्स के दरमियान आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं नज़र आया? पेपर कौन तैयार कर रहा है, चेक कौन कर रहा है, टीचर्स यहाँ कुछ और तैयार करवा रहे हैं, बोर्ड में कुछ और आ रहा है, ये डिफरेंस पैचअप होना चाहिए था, एज़ कम्पेयर टू बढ़ने चाहिए था। अच्छा बिलाल, एजुकेशन वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें हर साल तजर्बात होते हैं, इसमें कंसेंसस डेवलप नहीं किया जाता, स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया जाता, और रीचेकिंग के हवाले से जो गलतियाँ सामने आ रही हैं उसमें बच्चे ये तक कहते हैं कि हमारा पेपर ठीक है लेकिन उसको क्रॉस किया हुआ है, और अदालत का डिसीजन है कि पेपर एग्जामिनर ने जो कर दिया उसको, चाहे क्रॉस कर दिया, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे सामने हैं जिनके बाकी मज़ामीन में बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन एक पेपर उनका ऐसे जिसमें फ़ेल कर दिया गया। तो इसमें यकीनी तौर पर बोर्ड को अपने कवानीन चेंज करने की ज़रूरत है। रीचेकिंग को रीचेकिंग होना चाहिए, उसको रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, और उसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपका कोई काउंटिंग सही हुई है नहीं हुई और अनमार्क कोई रह गया कि नहीं रह गया। अगर कोई मार्किंग गलत हुई है तो उसका भी जवाबदेह ठहराना चाहिए उस एग्जामिनर को। उसके
इसके अलावा अगली बात कि एजुकेशन में कभी भी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया गया। आप कह रहे हैं कि बेहतरी के लिए क्या करेंगे, बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसमें एक बोर्ड की तरफ से ऑप्शन दे दी गई है जनाब के बच्चे जो 9th में फेल हैं दोबारा 9th में एडमिशन लें। इसका मतलब है कि वो अपना इस रिज़ल्ट को छोड़ के दोबारा 9th की एक साल दोबारा तैयारी करें और अगले साल फिर 9th में लें। ये कोई नहीं है कि आप इसको बेहतर किस तरह से करेंगे, बेहतरी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नामो निशान तक मौजूद नहीं है। हम पहले ही शोर मचाते हैं कि ना कैरियर काउंसलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और अब इस मौके पर आकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है कि फैक्टर्स तलाश किए जाएँ, उनका हल क्या होगा और किस तरह से अगले नताइज को बेहतर बनाया जा सकता है, कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो रही और इसका कोई सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। कोई सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। जहांगीर की बात से आगे लेके चलूँ, प्रोग्राम के आखिरी तरफ बढ़ें। हम एक तरफ कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर चेकिंग का माहौल ताहाल अभी तक वही है। हाथ से चेक करना है, 30 पेपर चेक करने हैं, 200 चेक कर लिए ताकि दिहाड़ी ज़्यादा लग जाए। मैं उन टीचर्स पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बल्कि मैं तो फुल स्टॉप ही लगा रहा हूँ कि जो हम तो बात करेंगे मेजॉरिटी की जो इस वक्त चीख रहे हैं, चला रहे हैं, कुछ सच्चाई तो होगी। यहाँ एक दो नहीं, यहाँ बड़ी तादाद में शहरों के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं पेपर चेकिंग के ऊपर, पेपर तैयारी के ऊपर। एक डिफरेंस है बोर्ड और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान। कौन इसे ब्रिज करेगा? क्या सियासतदानों ने सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने हैं या मुस्तकबिल तारीख की बजाय रोशन करना है? इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।